हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का तुलनात्मक राजनीति चल रहा है और तुलनात्मक राजनीति में हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आप जो है नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ज़ैरफ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या GIC का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या कोई भी अदर पॉलिटिकल साइंस से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में तुलनात्मक राजनीति है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं उसी पॉइंट पर चर्चा कर रही हूँ जिस पॉइंट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध, प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे लिए एक शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। हाँ, पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, दक्षिणी अफ्रीका। किसके बारे में चर्चा हो रही है? दक्षिणी अफ्रीका के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। किस देश के बारे में? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय असेंबली, कौन सी असेंबली? राष्ट्रीय असेंबली। कहाँ की? दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय असेंबली। क्वेश्चन क्या है? किन आधारों पर अपने सदस्यों, कहाँ? दक्षिणी अमेरिका की जो राष्ट्रीय असेंबली है वह जो है किन आधारों पर अपने सदस्यों के कम से कम, कितने? कम से कम, यहाँ कितने की बात हो रही है? कम से कम 2/3। कितने? कम से कम 2/3 समर्थन मतों से स्वीकृत संकल्प द्वारा राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की, कहाँ की? दक्षिणी अफ्रीका की जो राष्ट्रीय असेंबली है, हाँ, दक्षिणी अफ्रीका की जो राष्ट्रीय असेंबली है वह जो है किन आधारों पर अपने सदस्यों के कितने? कम से कम कितने? 2/3, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2/3 समर्थन मतों से स्वीकृत संकल्प द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संविधान अथवा कानून का गंभीर अतिक्रमण करने पर, अगर जो है दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान अथवा जो है कानून का गंभीर, गंभीर शब्द पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, गंभीर अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय असेंबली किन आधारों पर अपने सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थन मतों से स्वीकृत संकल्प द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है? तो पहला है संविधान अथवा कानून का गंभीर अतिक्रमण करने पर। दूसरा कौन सा है? गंभीर अवाचर। भाई आप लोग अगर TGT, PGT और नेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप जो है जो राजनीतिक शब्द है उसकी समझ आपको जरूर होगी। इसलिए जो है मैं शब्दों की व्याख्या नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति TGT, PGT का एग्जाम दे रहा है और जो है नेट का एग्जाम दे रहा है राजनीति विज्ञान से, तो राजनीतिक जो भाषा होती है उसकी समझ उसको जरूर होगी। इसीलिए मैं जो है शब्दों की व्याख्या नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को शब्द समझ में नहीं आते या राजनीतिक शब्द समझने में आपको दिक्कत होती है तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, मैं फिर उसकी व्याख्या करूंगी। ठीक है, चलिए। गंभीर अवाचार, पहला है संविधान अथवा कानून का गंभीर अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति को हटा सकती है। गंभीर अवाचार, अवाचार मीन्स क्या होगा इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में, मैं देखूंगी कि कौन सा सही उत्तर देता है। ठीक है, तीसरा जो है पद के दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता, पद के दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता होने पर जो है राष्ट्रपति को हटा सकती है। कौन हटा सकता है? दक्षिणी अफ्रीका की राष्ट्रीय असेंबली। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनावी तंत्र में सुनिश्चित करती है। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव तंत्र में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। आंसर क्या होगा? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनावी तंत्र में क्या सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। चलिए नीचे हम इस चीज को समझ लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह प्रणाली है जिससे एक, ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह प्रणाली है जिससे एक बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज में, बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज में कौन करता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह प्रणाली है जिससे एक बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज में अल्पमत को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के ध्येय से अपनाई जाती है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों अपनाई जाती है? जैसे भारत क्या है? बहुसांस्कृतिक और बहुत धार्मिक, यहाँ पर कई धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं? बहुधार्मिक समाज है। भारत कैसा है? बहुधार्मिक समाज है। तो यहाँ भी क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों लागू की जाती है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व क्या करने के लिए? अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए जो है क्या लागू की जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह प्रणाली है जिससे एक बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज में अल्पमतों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह अपनाई जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इससे जो है मतदाताओं को विभिन्न उम्मीदवारों या दलों के प्रति अपना वरीयता क्रम दर्ज कराना होता है। क्या दर्ज कराना होता है? इससे मतदाताओं को विभिन्न उम्मीदवारों या दलों के प्रति अपना वरीयता क्रम दर्ज कराना होता है। क्या दर्ज कराना होता है? अपना वरीयता क्रम दर्ज कराना होता है। कि जैसे आप पहले मत पे किसको रख रहे हैं, वहां पर आपको फर्स्ट मिलेगा, फिर सेकंड मिलेगा, फिर थर्ड मिलेगा। आप किसको पहली वरीयता दे रहे हैं, किसको दूसरी वरीयता दे रहे हैं, किसको तीसरी वरीयता दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट वरीयता की पहले काउंटिंग होती है, अगर उसमें उम्मीदवार विजयी होता है या बराबर हो गया तो फिर सेकंड वरीयता का जो है गणना की जाती है। यही क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं मैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनावी तंत्र में यह सुनिश्चित करती है कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह प्रणाली है जिससे एक बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज में अल्पमतों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के ध्येय से बनाई जाती है। इससे जो है मतदाताओं को विभिन्न उम्मीदवारों या दलों के प्रति क्या होता है? अपना वरीयता क्रम दर्ज कराना होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इसमें नई चीज मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। जो चीजें हैं उसको आपको पढ़ना होगा। क्लिष्ट शब्द भी है लेकिन उसको आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए, हाँ,
दलीय प्रणाली है। अगर आपको सिद्ध करने के लिए कह दिया जाए कि चीन में एक दलीय प्रणाली है, आप सिद्ध कीजिए, तो किस तरीके से आप सिद्ध करेंगे? चलिए मैं देख लेती हूँ इसको। चीन में एक प्रभावी दल वाली पद्धति है। चीन में क्या है? एक प्रभावी दल वाली पद्धति है। भारत में क्या है? भारत में कोई दल की प्रधानता नहीं है। यहाँ जो है विपक्ष और जो जिसकी सरकार चलती है दोनों क्या है? मजबूत है। कभी जो है कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो कभी किसकी? भाजपा की सरकार आ जाती है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है। तो यहाँ भारत में क्या है? एक दलीय पद्धति नहीं है, बल्कि चीन में क्या है? एक दल की प्रधानता है या प्रमुखता है। इस चीज को हम देख लेते हैं। चीन में एक प्रभावी दल वाली पद्धति है। क्या है? चीन में एक दलीय पद्धति है। कम्युनिस्ट, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा, चीन की कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चीन में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है ये। 1949 में सत्तारूढ़ होने के बाद, 1949 में सत्तारूढ़ होने के बाद या सत्ता स्थापित होने के बाद, 1949 ईस्वी से सत्ता स्थापित होने के पश्चात अब तक यह शासन कर रही है। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहाँ? चीन में। कब बनी? 1921 में बनी, लेकिन 1949 ईस्वी में सत्तारूढ़ होने के बाद अब तक क्या कर रही है? शासन कर रही है। व्यवहार के धरातल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? व्यवहार के धरातल पर अगर हम चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को देखें तो यह क्या है? चीन के राजनीति की धुरी है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी जो है कहाँ की धुरी है? चीन की धुरी है। किसकी? राजनीति की। राजनीति की धुरी जो है कम्युनिस्ट पार्टी चीन की है, जहां जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1949 ईस्वी से सत्तारूढ़ होने के बाद अब तक शासन कर रही है। और यह कब बनी थी? 1921 ईस्वी में बनी थी। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता, अमेरिका का अवर सदन। अमेरिका का अवर सदन किसे कहते हैं? अमेरिका का अवर मीन्स फिर यही है, अगर आप लोग राजनीतिक भाषा, अवर मीन्स क्या होगा? निम्न। क्या होगा? निम्न। अमेरिका का अवर सदन है। कौन सी अमेरिका की अवर सदन है? क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा जो है अमेरिका की अवर सदन है, जिसमें जो है 435 सदस्य होते हैं। किसमें? अवर सदन में या प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य होते हैं? 435 सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सभा जो है कहाँ का सदन है? अमेरिका का। अमेरिका का अवर सदन जो है यह निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 435 सदस्य होते हैं। संपूर्ण राष्ट्र के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती है। अवर सदन क्या करती है? संपूर्ण राष्ट्र के जनसाधारण का, किसका? जनसाधारण का मतलब जनता का जो है प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि सभा को अभी मैंने बताया, प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, तथा सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। सीनेट को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं। और सीनेट को जो है उच्च सदन कहा जाता है। यह कहाँ का सदन है? अमेरिका का सदन है। कहाँ का? अमेरिका का सदन है। 2 सदन है।
पहला जो है प्रतिनिधि सभा है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। दूसरा सीनेट है, जिसे उच्च सदन भी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत और अमेरिका के संघवाद की सामान्य विशेषता नहीं है, मतलब दोनों में कौन सी सामान्य विशेषता नहीं पाई जाती है? किसमें? भारत और अमेरिका के संघवाद की सामान्य विशेषता नहीं है। अगर आपसे पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा? भारत और अमेरिका के संघवाद की सामान्य विशेषता नहीं है। चलिए इस चीज को समझते हैं। भारत में आप लोग जानते होंगे इकहरी न्यायपालिका है। भारत में कौन सी न्यायपालिका है? इकहरी न्यायपालिका है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है भारत में कौन सी न्यायपालिका है। तो भारत में कौन सी न्यायपालिका है? इकहरी न्यायपालिका है। जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी न्यायपालिका है। क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत और अमेरिका के संघवाद की सामान्य विशेषता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? भारत में जो है इकहरी न्यायपालिका है। भारत में क्या है? इकहरी न्यायपालिका है। जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी न्यायपालिका है। अमेरिका में क्या है? दोहरी न्यायपालिका है। अमेरिका में संघीय न्यायालयों के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में संघीय न्यायालयों के साथ साथ राज्यों के अपने न्यायालय भी हैं। 2 राज्यों के अपने न्यायालय भी हैं। संघीय न्यायालयों के साथ साथ, कहाँ? अमेरिका में जो है संघीय न्यायालयों के साथ साथ 2 राज्यों में अपने न्यायालय भी हैं। दोनों जो है न्यायालयों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। कहाँ? अमेरिका में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? इकहरी न्यायपालिका है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनीति विकास का साधन है। अगर आप लोगों से पूछा गया राजनीति विकास का साधन है तो आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा आधुनिक नौकरशाही का विकास। आधुनिक नौकरशाही का विकास। दूसरा क्या होगा? राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। तीसरा क्या होगा? लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक विकास का साधन है। क्वेश्चन पूछा गया अगर राजनीतिक विकास का साधन है तो आपके दिमाग में आंसर क्या आएगा? आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए आधुनिक नौकरशाही का विकास, दूसरा जो है राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, तीसरा जो है लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता। चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। हाँ, चलिए पहले समझ लेते हैं राजनीतिक विकास क्या है। राजनीतिक विकास को समझते हैं। राजनीतिक विकास का साधन है ना, साधन मैंने 3 बताया, आधुनिक नौकरशाही का विकास, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, लोकप्रिय राजनीतिक सहभागिता। लेकिन समझते हैं राजनीतिक विकास क्या है एक लाइन में। राजनीतिक विकास क्या है? वह प्रक्रिया है जिनके माध्यम से किसी विकासशील देश की राज्य व्यवस्था जो है विकसित की जाती है। क्या की जाती है? अगर आपसे पूछा गया राजनीतिक विकास क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? मान लीजिए इंटरव्यू में ही आपसे पूछा गया राजनीतिक विकास क्या है, एक लाइन में आप बताइए, तो क्या है आंसर? राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया है जिनके माध्यम से किसी विकासशील, ध्यान दीजिएगा, विकासशील देश की राज्य व्यवस्था विकसित की जाती है। समाज की विशेषताएं यह अर्जित करता है। किसकी विशेषताएं अर्जित करता है? समाज की विशेषताएं अर्जित करता है। कहा जाता है जैसे जैसे समाज की मांग होती है वैसे वैसे राजनीति बदल जाती है। अगर आप धर्म की मांग करेंगे तो राजनेता धर्म की राजनीति करेंगे, ये 100% सत्य है। अगर आप जो है रोजगार की, बेरोजगारी की बात करेंगे और महंगाई की बात करेंगे तो उसी अनुसार जो राजनेता होते हैं उनके क्या होते हैं? शेड्यूल चेंज हो जाते हैं या उनकी राजनीति बदल दी जाती है।
समाज जो मांगता है राजनीति उसी अनुसार बदलती है। यह 100% सत्य है। तो चलिए मैं आप लोगों से यही मांग करूंगी, यही बात करूंगी, आप लोग इस समय जो है रोजगार की मांग करें। महंगाई, जो बेरोजगारी मची हुई है, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जो मानसिक विक्षिप्त होते जा रहे हैं, सरकार एक वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तैयारी कर करके सब लोग 5 साल 7 साल थक जाते हैं और एज निकल जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो क्या कहा जाता है, मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। तो मेरा पहले तो सरकार से अनुरोध है और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है पढ़े लिखे हैं, सरकार से उचित मांग करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड का संविधान जो है कब बना था? स्विट्जरलैंड का संविधान कब बना था? तो स्विट्जरलैंड का संविधान कब बना था? 29 मई जो है 1874 ईस्वी को स्विट्जरलैंड का संविधान बना था। स्विट्जरलैंड का संविधान कब बना था, आप लोग बताइए। 29 मई 1874 ईस्वी को स्विट्जरलैंड का संविधान बना था। स्विट्जरलैंड का संविधान 29 मई 1874 को संघात्मक शासन प्रणाली को अंगीकार किया था। कब अंगीकार किया था संघात्मक प्रणाली को? स्विट्जरलैंड का संविधान 29 मई 1874 को। क्वेश्चन मैंने एक बार आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड का संविधान जो है संघात्मक शासन प्रणाली को कब अंगीकार किया था। जो मैंने बोला कि कब बना था या गलत है। स्विट्जरलैंड का संविधान जो है संघात्मक शासन प्रणाली को 29 मई 1874 ईस्वी को क्या किया था, अंगीकार किया था। तो यह रहा तुलनात्मक राजनीति पर वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।